हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कर्नाटका जो अभी अपने कुछ जो फॉरेस्ट लैंड है उसको डीक्लासिफाई कर रहा है डीम्ड फॉरेस्ट के क्राइटेरिया से। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे डीम्ड फॉरेस्ट क्या है और ये क्यों कर्नाटका की गवर्नमेंट जो है वो डीम्ड फॉरेस्ट के क्राइटेरिया से इसको कुछ फॉरेस्ट को अलग कर रहा है, इसके रीजंस क्या हैं और इसके इम्पैक्ट क्या हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज एट सोर्स से आकर जुड़ सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक है www.facebook.com/knowledge@source। तो देखिए अभी की जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसमें सितंबर 2020 में कर्नाटका के असेंबली में करना प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनके एक मिनिस्टर ने कहा कि हम जो है अभी 6.6 लेक ऑफ हेक्टेयर्स जो भी इस क्राइटेरिया में डिम्ड फॉरेस्ट के अंडर जो क्राइटेरिया है, टोटल 9.94 लाख क्राइटेरिया के जो डिम्ड फॉरेस्ट हैं उसमें से 6.64 लाख जो है वो हम उसको रिलीज़ कर रहे हैं, जो कि अराउंड 67% ऑफ लैंड जो है, और ये जो लैंड है उसको रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को हैंड ओवर किया जाएगा। तो इसके बाद अभी की जो करंट सिचुएशन है उसमें जब अपने ये स्टेटमेंट देते समय प्रेजेंट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर थे उन्होंने फिर अपने आप को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि ये जो गवर्नमेंट की जो रिलीज़ करने की जो डिसीजन ली गई है वो बेस्ड अपॉन एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ली गई है, जहाँ पे ये देखा गया है कि जो भी लोकल कम्युनिटीज़ हैं और इसके बाद उनसे डिस्कस करके या इसके बाद ही ये डिसीजन ली गई है। और ये लैंड रिकॉर्ड्स या डिपार्टमेंट्स जो भी हैं मेंटेन किया जाता है उनके बेसिस पे ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद ये इस नतीजे पे पहुंचा गया है कि 60% 67% ऑफ जो लैंड है जो कि डिम्ड फॉरेस्ट के अंडर आता है, टोटल जो है अराउंड 10 लाख हेक्टेयर्स के है, तो उसमें से 67% उसको रिलीज़ किया जाएगा। तो देखिए डिम्ड फॉरेस्ट अगर हम देखें तो डिम्ड फॉरेस्ट की डिफिनीशन क्या है ये आपको देखनी पड़ेगी। 1996 में एक केस आया था टी एन गोदावर्मन थ्रीमपलद 1996 की ये जो केस आई थी उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली जो सारे स्टेट्स जो हैं इंडिया में उनसे पूछा था कि डिम्ड फॉरेस्ट की डिफिनीशन क्या है आपके अकॉर्डिंग। लेकिन अभी तक देखिए 24 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई भी गवर्नमेंट ने इसकी क्लियर डिफिनीशन जो होनी चाहिए डिम्ड फॉरेस्ट की किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। सो अगर हम देखें 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फॉरेस्ट की क्राइटेरिया की डिफिनीशन होती है उसको ब्रॉडली अपने से खुद से एलोबरेट करके डिम्ड फॉरेस्ट की डिफिनीशन खुद से दी थी। और ये जो केस था जैसे मैंने आपको बताया कि टी एन गोदावर्मन थिरुमपलद 1996 की ये जो केस थी। तो अभी तक 1980 में अगर मालूम होगा कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980, सुप्रीम कोर्ट ये इसके द्वारा ही सारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन को मेंटेन किया जाता है। और अगर 1996 के बाद इस जो केस आया था इसके बाद मैं देखूं तो सुप्रीम कोर्ट जो भी लैंड की देख रेख, जो फॉरेस्ट की लैंड है उसके देख रेख में ही सब कुछ होता है। अभी तक ये अभी एक क्राइटेरिया अभी फॉलो की जा रही है। सो अगर मैं बात करूं कि फॉरेस्ट की डिफिनीशन क्या है, अगर फॉरेस्ट की एग्जांपल आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कवर जो फॉरेस्ट है वो कवर करता है स्टैट्यूटरीली रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट वेदर डेजिग्नेटेड एज रिजर्व प्रोटेक्टेड और अदरवाइज फॉर पर्पस ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 1 ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, सुप्रीम कोर्ट सेड इन December 12 1996 ऑर्डर। तो 1996 के इस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी फॉरेस्ट है वेदर वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंडर आते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर आते हैं, और जो सेक्शन 2 क्लॉज 1 के अंदर जाते हैं उसको हम फॉरेस्ट मानते हैं। और इसकी अगर बात करूं डिम्ड फॉरेस्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि फॉरेस्ट जो कि नाइदर रिकॉर्डेड, जो कि ना ही रिकॉर्ड के अंडर हैं और नॉर नोटिफाइड, और ना ही नोटिफाइड किए गए हैं, तो वो सारे जितने फॉरेस्ट हैं वो अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये डिम्ड फॉरेस्ट के अंडर आएंगे। तो डिम्ड फॉरेस्ट का डेफिनेशन अभी आप देखिए कोई भी ब्रॉड डेफिनेशन नहीं है या फिर एग्जैक्ट कोई सिमिलर डेफिनेशन नहीं है,
लेकिन अभी के लिए आप मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जो भी फॉरेस्ट रिकॉर्ड बुक में मेंटेन नहीं है और ना ही किसी बुक में नोटिफाई किया गया है, उसे हम डीम्ड फॉरेस्ट मानेंगे। इसके बाद देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट कर्नाटका की गवर्नमेंट ने 2002 में एक कमेटी बनाई थी, जहाँ पे उन्होंने कमेटी से पूछा था कि डीम्ड फॉरेस्ट की डिफिनेशन क्या हो सकती है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट, उस कमेटी ने उस डीम्ड फॉरेस्ट के बारे में ये बताया था कि डिफिनेशंस उन्होंने दी थी। तो वो देख लेते हैं। उस कमेटी ने बोला था कि लैंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉरेस्ट की, जो किसी के पास भी ऑनरशिप है, अगर या तो फिर प्राइवेट या फिर पब्लिक या किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के पास, तो उसे डिम्ड फॉरेस्ट माना जाएगा। और जो फॉरेस्ट थिकली वुडेड हो और जिसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अभी तक हैंडल नहीं किया गया है, उसे भी डिम्ड फॉरेस्ट माना जाएगा। इसके बाद फिर उन्होंने बोला था कि जो थिकली वुडेड फॉरेस्ट हैं, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया जाने वाला है, उसे भी डीम्ड फॉरेस्ट माना जाएगा। इसके बाद फिर बोला गया कि थिकली वुडेड जो भी लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि अभी एक मतलब उस पर कोई कल्टीवेशंस इवन नहीं हो रहा है, लेकिन वो थिकली फॉरेस्टेड है, तो उसे भी डीम्ड फॉरेस्ट माना जाएगा। इसके बाद फिर ये बोला गया कि थिकली वुडेड प्लांटेशन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुड ऑल बी डीम्ड फॉरेस्ट। जो भी प्लांटेशंस हैं थिकली, उसमें कैनोपीज हैं, तो उसे भी डीम्ड फॉरेस्ट माना जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि डीम्ड फॉरेस्ट की डिफिनीशन अभी तक कोई भी एक ब्रॉड डिफिनीशन अभी तक अवेलेबल नहीं है। और लास्ट ईयर भी देखा हमने कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने डीम्ड फॉरेस्ट की डिफिनेशन अपने तरीके से उसमें चेंजेस लाके जो भी डीम्ड फॉरेस्ट थी उसको यूज़ करने की कोशिश कर रही थी। देखिए, ये हद तक, बहुत कुछ हद तक ये बोला जाता था, बोला जा सकता है अभी कि जो लैंड है उस पे जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो डे बाय डे बढ़ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो डेवलपमेंट की क्राइटेरियाज हैं उनको फुलफिल करना है, तो लैंड की डिमांड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी फॉरेस्ट को डीम्ड फॉरेस्ट बना के उसमें अपने तरीके से चेंजेस करके उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है लैंड को, उसको फुलफिल करने की कोशिश करें। तो ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है। लेकिन अभी देखिए कि कर्नाटका गवर्नमेंट जो ये 6.6 लाख हेक्टेयर्स जो लैंड है उसको रिलीज़ कर रही है, उसका रीज़न क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ये बोला कि हमारे पास 10 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा की लैंड जो है वो डिम्ड फॉरेस्ट क्राइटेरिया के अंडर आती है, जिसमें कि हम 6.64 लैक्स जो है उसको रिलीज़ करके जो डेवलपमेंट के की गोल्स हैं हमें वो अचीव करने हैं। और इसके साथ साथ कुछ अपने एजेंडाज भी उन्होंने सेट किए थे कि फार्मर्स के लिए ये चाहिए, वो चाहिए, और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करने के लिए हमें डिम्ड फॉरेस्ट को रिलीज़ करना पड़ेगा। इसके बाद प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ये बोला कि ये जो क्लासिफिकेशन है डिम्ड फॉरेस्ट की वो रॉन्गली क्लासिफाइड है, और जिसके चलते बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ये बोला कि कर्नाटका की प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ये भी इसके साथ बोला कि हम जब ये लैंड्स हैंड ओवर कर देंगे प्रेजेंट रेवेन्यू गवर्नमेंट को, तो उसके चलते जो बैगर हुकुम फार्मर्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, ये जो बैगर हुकुम फार्मर्स हैं कर्नाटका में, वो एक मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स हैं, जिनके पास लैंड की अगर बात करूं मैं, तो ये लैंड जो है इनके पास बहुत ही फ्रैगमेंटेड लैंड है, स्मॉल पैचेस पे ये अपने कल्टीवेशन करते हैं, फार्मिंग करते हैं। और जिसके चलते अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने उनका एक अपने साथ ले लिया और उनके थ्रू ये जो डिम्ड फॉरेस्ट है उसको क्लियर करने की बात सोच रही है। तो देखिए, डिम्ड फॉरेस्ट की ये क्लासिफिकेशंस मैं भी मानता हूँ कि ये जो डिम्ड फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन है वो कहीं हद तक आर्केइक है और बहुत सारे इसमें लूपहोल्स हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेजेंट कोई भी क्लासिफिकेशंस आप डिम्ड फॉरेस्ट की अपने तरीके से चेंज करके इसको रिलीज़ करने की कोशिश करें। इसके बाद फिर प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो भी लैंड हैं वो रैंडमली क्लासिफाइड हुए हैं डीम्ड फॉरेस्ट के अंडर, और जो ऑफिशियल्स हैं वो कॉज कर रहे हैं हार्डशिप्स टू द फार्मर्स इन सम एरियाज। तो ब्यूरोक्रेसी को भी उन्होंने इसके थ्रू एक टारगेट किया है प्रेजेंट गवर्नमेंट ने। और ये भी बोला है कि कुछ जो डीम्ड फॉरेस्ट हैं वहाँ पे कमर्शियल माइनिंग के लिए बहुत सारी कंपनियां सोच रही हैं, तो इसके रिलीज से हम वहाँ पे माइनिंग सेटअप कर सकते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट को बहुत ही रेवेन्यू होगा। और प्रेजेंट गवर्नमेंट का एक ये भी एक्विजिशन था कि जो कुछ रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे डिम्ड फॉरेस्ट को अपने से क्लासिफाई करके उसमें रेवेन्यू कलेक्शन की एक पूरी एजेंडा थी उनकी। ऐसा बहुत सारे एक्विजिशंस प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने ब्यूरोक्रेसी पे भी लगाया है।
सो अब क्वेश्चन उठता है कि अभी ये अनाउंसमेंट लास्ट सितंबर में हुआ था, सॉरी इसी सितंबर इस ईयर में हुआ था, तो अभी कैसे ये जो फॉरेस्ट है डिम्ड फॉरेस्ट के बाहर आ सकती है। तो देखिए, अगर आपको मालूम होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि 1996 से ही सुप्रीम कोर्ट जो भी डिम्ड फॉरेस्ट की क्राइटेरिया है उसको देख रेख कर रही है, और उसके उनके अकॉर्डिंग ही ये सब जो भी लैंड है वो डी नोटिफाई हो सकता है। तो 1980s के अंदर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर जो भी फॉरेस्ट एरिया है वो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हैंड ओवर कर दिया था 1996 के जजमेंट के बाद खुद को। और ये जो अभी की जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट को क्लियरेंस लेना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट से, इसके बाद जो है ये डिम्ड फॉरेस्ट डी नोटिफाई हो पाएगी, और इसके बाद इस 6.64 लाख हेक्टेयर्स जो लैंड है उसको डी नोटिफाइड लैंड से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन ये है और सिनारियो अभी ये है। लेकिन अभी अगर आप देखें, हम लास्ट ईयर ही 2019 में उत्तराखंड में सिमिलर केस आया था जहाँ पे PIL इसके बाद फाइल किया गया था कि जो फॉरेस्ट है वो राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 के अंडर आता है, जिसमें किसी गवर्नमेंट को फॉरेस्ट को क्लियर करने की राइट्स नहीं है। तो इसके बाद वहाँ पे हाई कोर्ट ने वो जजमेंट को डी नोटिफाई होने से बचा दिया था। तो अभी के सिनारियो में ये देखना पड़ेगा कि प्रेजेंट गवर्नमेंट की इस अनाउंसमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करती है, क्या ये डी नोटिफाई होगी या नहीं होगी, हमें आने वाले समय में देखना पड़ेगा। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।